नमस्कार, मैं योगाचार्य दर्शना आपके सामने योग की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों को लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि हम किस वातावरण में रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह चलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे सोते हैं। ये सारी क्रियाओं को अगर ध्यान से देखा जाए, इनमें सुधार लाया जाए तो हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, इसकी वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए हम योग की प्रथम क्रिया के बारे में जानते हैं। योग की प्रथम क्रिया है उसापान, जो हमें प्रातःकाल उठते के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब सुबह हम अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो पूरा दिन भी हमारा खुशी से गुजरता है। तो आइए हम जानते हैं उसापान का क्या अर्थ होता है। उषा पान दो शब्दों से मिलकर बना है, उषा प्लस पान। उषा का अर्थ होता है सुबह और पान का अर्थ होता है पीना। क्योंकि हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो पानी से बना है, इसलिए हम पानी का सेवन करते हैं, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो, शरीर से जो अनवांटेड मटेरियल है वो आराम से निकल सके, पानी की सही मात्रा से। उषा पान एक विशेष स्थिति में बैठकर करते हैं, जिसको उकड़ू कहते हैं। उकड़ू स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको जरूर देखें। इस स्थिति में बैठने से जो पानी है वो हमारे आंतों के प्रत्येक लेयर में आराम से धीरे धीरे जाता है, जिससे मल के छिपे हुए कण पानी में घुल जाता है। और इस स्थिति के कारण हमारे आंतों पर बहुत ही अच्छा दबाव पड़ता है, जिससे हमारा पेट आसानी से साफ होने लगता है। लेकिन उषा पान के बाद हम 3 आसन का अभ्यास करते हैं, उससे उषा पान का हमें पूर्ण लाभ मिलता है। पहला आसन है ताड़ासन, दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन और तीसरा है कटी चक्रासन। ताड़ासन हमारे आंतों को फैलाने का काम करता है, तिर्यक ताड़ासन हमारे आंतों के प्रत्येक कोने में पानी को पहुंचाने का काम करता है, और कटी चक्रासन वो हमारे आंतों को ट्विस्ट करने का काम करता है। इस अभ्यास के करने के बाद अगर हम इस अभ्यास को डेली करें तो हमारा पेट हमेशा ही साफ रहेगा, क्योंकि जितना पेट साफ रहेगा उतना ही पाचन तंत्र हमारा स्ट्रांग रहेगा। और आज के समय की जो कॉमन समस्याएं हैं, गैस, बदहजमी, अपच और कब्जियत आदि, इन सब से हम आसानी से छुटकारा पाने लगेंगे। इसलिए उषा पान का अभ्यास हमें डेली ही है। लेकिन उषा पान में भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि पानी का जो टेम्परेचर हो आपकी जीभ के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो। हमें पानी पीने की कोशिश करनी है, कम से कम 2 से 3 गिलास। जो पानी पीते आ रहे हैं उनको 3 गिलास से कम नहीं पीना चाहिए, और जो अभी स्टार्ट करेंगे उनको 1 से 2 गिलास से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन पानी हमेशा गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, जिससे वो आंतों में अच्छे से चिपके हुए मल को छुड़ा सके और हमारे पेट को साफ कर सके। इन 3 आसनों का मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगी। अगर आप ये जानते हैं तो उषा पान के बाद ज़रूर करें। अगर ये इन आसनों के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो सिर्फ उषा पान से भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसलिए उषा पान बिल्कुल नियमितता के साथ करें। सिर्फ उषा पान में ही पानी पीने का नियम नहीं है, हमें दिन भर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा मल निष्कासित होते रहें। आइए देखते हैं कितना और कब पीना चाहिए। दिन भर में एक सामान्य व्यक्ति को 12 से 15 गिलास तक पानी पीना चाहिए, जिससे उसके मल का पूरी तरह निष्कासन हो सके। लेकिन ये मात्रा आयु और व्यक्ति के कार्य पर भी बदलती रहती है, और एक व्यक्ति को एक बार में 250 से 300 ml ही पानी पीना चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो शरीर के जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसका भी निष्कासन होने लग जाता है। आधे से 1 घंटे के गैप में ही पिए। आधे घंटे के अंदर कभी भी 2 से 3 गिलास पानी पीने की कोशिश ना करें, सिर्फ उषा पान को छुड़ाकर। अगर इस तरह हम करते हैं, पर्याप्त पानी लेते हैं, तो हम एक नहीं हजारों बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। आइए योग की दूसरी क्रिया है, क्या हमें भोजन करते वक्त पानी पीना चाहिए और उसके क्या लाभ और हानि है। चूँकि हम जानते हैं कि लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठराग्नि, ये तीनों ही हमारे भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
जब हम भोजन करते वक्त पानी पीते हैं तो जो हमारा सलाइवा है वो पतला हो जाता है, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और हमारा HCl वो भी पतला हो जाता है, जिसके कारण भोजन में जो उनका योगदान है पचाने के लिए वो नहीं हो पाता है और अपच में जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं। अगर आपको पानी पीना ही है तो भोजन के आधे से 1 घंटे पहले 250 से 300 ml पानी पी लें या फिर भोजन के आधे से 1 घंटे बाद पिए। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होगा। आप गैस जैसी समस्याओं से आराम से निजात पा सकती हैं और आपका पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से काम करने लगेगा। लेकिन अगर तब भी आप बिना पिए नहीं रह सकती इन चीज़ों को जानने के बाद भी, तो आप खाने के दरमियान 1 से 2 घूंट तक पानी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद 1 घंटे तक पानी का 1 बूंद भी नहीं लेना है। नहीं तो ये गैस जैसी समस्याएं हमें पूरी ज़िंदगी घेरी रहेंगी। कोई भी दवाई इसको ठीक करने में सक्षम नहीं होगा जब तक हम अपनी इन क्रियाओं को नहीं सुधारेंगे। तो आइए योग की तीसरी क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। योग की तीसरी क्रिया रेज्ड है। कैसे बैठना चाहिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें कहा जाता है कि सीधा बैठें, जितना हो सके सीधा बैठें। इसके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व हैं, क्योंकि जब हम झुककर बैठते हैं तो हमारा जो अपर बैक है उसका पूरा लोड हमारे लोअर बैक में पड़ता है और लोअर बैक में दबाव पड़ने के कारण हमेशा दर्द बना रहता है, जिसको हम कमर दर्द भी कह सकते हैं। हम इसके लिए तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं होता। और जिन व्यक्तियों के तो वजन ज़्यादा है उन व्यक्तियों में तो डिस्क की समस्या होने की भी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि बल्जिंग डिस्क, स्लिप डिस्क आदि, क्योंकि पूरा का पूरा लोड हमारे नीचे वाले डिस्क में पड़ता है, इसलिए वो वहाँ से खिसक जाती हैं या फट जाती हैं। इस तरह की समस्याएं देखनी पड़ती हैं और बाद में ये साइटिका का पेन आदि का रूप धारण करने लग जाती है। कि हम सीधा ही बैठें, क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं तो कुछ दिनों में ही हमारी आदत बन जाती है और हम जब भी बैठते हैं तो सीधा ही बैठते हैं। आइए इसके साथ जो प्राण ऊर्जा है वो हमेशा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक बहती है, नीचे से ऊपर तक बहती है। जब हम सीधा बैठते हैं तो उस प्राण ऊर्जा के प्रवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और हम जो भी काम करते हैं एकाग्रता पूर्वक करते हैं, सजगता पूर्वक करते हैं। लेकिन जब हम झुककर बैठते हैं तो ठीक उसी प्रकार जैसे पानी का पाइप सीधा होने पर पानी का प्रवाह अच्छा रहता है और जब हम उसको मोड़ देते हैं पानी की मात्रा में भी कमी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राण के प्रवाह में भी मस्तिष्क तक पहुंचने में कमी आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सीधा बैठें, जिससे आप जो भी काम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक करें और अपने काम में सफलता पाएं। आइए हम योग की चौथी क्रिया के बारे में जानते हैं। योग की चौथी क्रिया रेस्ट है कि हमें किस काम को करते वक्त किस भाग में ज़्यादा दबाव और किस भाग में कम दबाव डालना चाहिए। जब भी हम झुककर कोई काम करते हैं तो हम हमेशा कर सकते हैं कि हम अपनी गर्दन पे ज़्यादा दबाव डालते हैं, जबकि वो गलत है। हमें कमर पे ज़्यादा दबाव डालना चाहिए, गर्दन पे नहीं। गर्दन पे इस तरह अनावश्यक दबाव पड़ने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न होने लग जाता है और वो जकड़न का रूप धारण कर लेता है और यही जकड़न बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म देती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अगर आप झुककर कोई भी काम कर रहे हैं तो कमर से ही बैंड करना सीखें, ना कि गर्दन पे दबाव डालना सीखें। इससे आप इतनी बड़ी समस्या से आराम से बच सकते। हमारी पांचवी क्रिया रेस्ट है कि हम हेल्थ रिलेटेड कोई भी अभ्यास करें तो उसके नियमों का पूरा ध्यान दें। जैसे कि हम वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक या योगा अभ्यास करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यास करते हैं, इससे इसका लाभ हो हमें, ना कि उन अभ्यासों का दुष्परिणाम हमें देखना पड़े। जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ लोग वॉक करने जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, जिससे उनका वॉक भी हो जाए और उनको बोर भी ना होना पड़े। लेकिन इसके बहुत ही हानिकारक परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे हम वॉक करते वक्त बोलते हैं तो क्या होता है कि जो वायु है वो श्वसन के माध्यम से हमारे मुंह से भी हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाती है, जिससे वायु जहाँ जहाँ प्रवेश करती है वहाँ वहाँ दर्द का अनुभव होता है। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट बीट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और जिसके कारण हम तुरंत ही थक जाते हैं। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि आप कम ही वॉक करें, जिससे आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकें।
तो अब आते हैं हम योग की सबसे आखिरी क्रिया और छठवीं क्रिया पर, कि हमें किस करवट सोना चाहिए, किस स्थिति में सोना चाहिए और उसके क्या लाभ और क्या हानि है। इस संदर्भ में आयुर्वेद में एक कथन है कि दायां सोए रोगी, बायां सोए भोगी और सीधा सोए योगी। हमेशा ही गृहस्थियों को बाएं तरफ ही सोना चाहिए। योग के वक्त भी हम जब योग करके उठते हैं तो हमें बाईं करवट से ही उठने को कहा जाता है, जिससे हमारे हृदय पर किसी भी प्रकार का खिंचाव ना पड़े, उसकी गति ना बढ़े और हम बिल्कुल सामान्य रह सकें। आइए हम जानते हैं इसका हमारे हृदय और पाचन तंत्र पर कितना प्रभाव पड़ता है। जब भी हम बायां करवट सोते हैं तो हम जानते हैं कि हृदय का जो 3 भाग है वो हमारी बाईं दिशा में है, और हम जब बायां करवट सोते हैं तो हमारे हृदय में रक्त का संचरण पूरी तरह होता रहता है, उसमें अनावश्यक कोई दबाव नहीं पड़ता है और हृदय की सारी क्रियाएं आसानी से होती रहती हैं, जिसके कारण हृदय की सेहत बनी रहती है। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव है। क्योंकि जब हम बाईं करवट सोते हैं तो लीवर, किडनी, अग्नाशय, अमाशय आदि पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक दबाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण लीवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन का काम और पेट और अग्नाशय अपने पाचन का काम सही से करती रहती हैं, जिसके कारण खाना भी पच जाता है और हमारे शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। साथ ही साथ जब हम बाईं करवट सोते हैं तो जो हमारा और गला है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, जिसके कारण जिन लोगों को खर्राटे आने की समस्या होती है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। वो भी धीरे धीरे बाईं करवट सोने के कारण ठीक होने लग जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी बाईं करवट ही सोना चाहिए, जिससे गर्भवती महिलाओं के भ्रूण तक रक्त का संचार होता रहे और भ्रूण को रक्त के माध्यम से जितनी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो पूरी तरह मिल सके और भ्रूण का अच्छे से विकास हो सके। अगर हम इन छोटी से छोटी क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी का समय भी बहुत अच्छा है, अगर इन अभ्यासों को हम अपने आदत में डालने का प्रयास करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये हमारी आदत बन जाएगी और हम इसको पूरा निभा सकेंगे, तो हम स्वास्थ्य की ओर अपने आप को बढ़ा सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन आदतों को, इन अभ्यासों को नियमितता के साथ और निरंतरता के साथ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे सभी लोग अपनी छोटी से छोटी क्रियाओं में परिवर्तन लाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं से अपने आप को बचा सकें। और हमारे अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, आभार।